कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन जापान से, जहां रानी हेमिको अपने काले जादू से पूरे राज्य को मिटा देने की कसम खा चुकी थी। उसकी शक्तियां इतनी डरावनी थीं कि लोग उसका नाम लेने से भी कांप उठते थे। लेकिन देश को विनाश से बचाने के लिए राज्य के जनरल्स ने रानी के खिलाफ बगावत छेड़ दी। उन्होंने उसे पकड़कर एक ऐसे रहस्यमयी द्वीप आइलैंड पर कैद कर दिया जहां इंसान तो दूर, परिंदे तक का नामो निशान नहीं था। सदियां बीत गईं। फिर एक दिन लॉर्ड रिचर्ड क्रॉफ्ट के हाथ एक पुराना नक्शा लगा जिसमें उस द्वीप का सुराग था जहां रानी हेमिको को कैद किया गया था। सच की तलाश में रिचर्ड ने अपनी बेटी को लंदन में छोड़ दिया और खुद निकल पड़ा उस मनहूस टापू की ओर जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। अब कहानी 7 साल बाद की है। एक युवा जोशीली लारा क्रॉफ्ट रिंग में लड़ रही है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस एक अधूरी तलाश है। उसकी ओपोनेंट उस पर हावी हो जाती है और कुछ ही पलों में लारा को चौक होल्ड में जकड़ लेती है। लारा पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन आखिरकार उसे टैप आउट करना ही पड़ता है। पिता के गायब होने के बाद से लारा का जीवन संघर्षों से भरा था। वो छोटी मोटी नौकरियां करके किसी तरह जी रही थी। लेकिन एक दिन उसके पिता की पुरानी बिजनेस पार्टनर आना उससे मिलने आई। आना ने कहा, लारा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, तुम्हें इन नौकरियों की जरूरत नहीं है। लेकिन लारा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पिता चाहिए। 7 साल बीत चुके थे। रिचर्ड क्रॉफ्ट के गुम होने के बाद अब हर कोई यही मान चुका था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। लारा की जिंदगी अब एक मोड़ पर थी जब आना उसके पास आई और बोली, लारा, अब वक्त आ गया है सच्चाई का सामना करने का। तुम्हें ये पेपर्स साइन करने होंगे ताकि तुम्हारे पिता को कानूनी तौर पर मृत घोषित किया जा सके, वरना उनकी पूरी संपत्ति सरकार जब्त कर लेगी और तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। उस रात लारा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। हाथ में वही नेकलेस था जो उसके पिता ने जाने से पहले उसे दिया था। रिचर्ड ने कहा था, अगर कभी तुम मुझे याद करोगी तो बस इसे हाथ में पकड़ लेना, मुझे पता चल जाएगा। लारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक सवाल, क्या सच में उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है? अगले दिन लारा पहुंची क्रॉफ्ट होल्डिंग्स की विशाल बिल्डिंग में अपने पिता को मरा हुआ घोषित करने वाले पेपर्स पर साइन करने से पहले वकील ने उसे उसके पिता की आखिरी छोड़ी हुई चीज दी, एक रहस्यमयी पजल बॉक्स जिसका नाम था काराकुरी। लारा ने बॉक्स को ध्यान से घुमाया और कुछ ही पलों में उसने उसे सॉल्व कर लिया। अंदर से एक छुपा हुआ खत और एक छोटी सी चाबी निकली। खत में लिखा था, मेरी आखिरी जगह का पहला शब्द। लारा ने कुछ देर सोचा और फिर तुरंत समझ गई। वो दौड़ी अपने पिता की कब्र के पास। वहां जाकर उसने पत्थर पर उकेरे नाम रिचार्ड का पहला अक्षर आर दबाया और तभी नीचे से एक छुपा हुआ लॉक सामने आया। लारा ने वो चाबी डाली और जैसे ही घुमाई, कब्र के पीछे की दीवार खिसकने लगी। उसके सामने खुला एक गुप्त दरवाजा जो सीधे जाता था रिचर्ड के सीक्रेट ऑफिस में। अंदर धूल भरी फाइलें थीं, नक्शे और पुरानी रिकॉर्डिंग्स। लारा ने एक वीडियो कैमरा उठाया, उसमें रिचर्ड का चेहरा था। उसने कहा, लारा, अगर तुम ये देख रही हो तो इसका मतलब है कि मैं वापस नहीं आ पाया। तुम्हारी माँ की मौत के बाद मैं उसे दूसरी दुनिया में ढूंढने निकला था। इसी खोज में मैंने प्रोजेक्ट हेमिको शुरू किया, लेकिन ये ताकत गलत हाथों में गई तो पूरी दुनिया पर तबाही टूट पड़ेगी, इसीलिए इसे जला दो। लेकिन लारा के अंदर कुछ बदल गया था। उसने डिब्बे को खोला जिस पर लिखा था हेमिको। जलाने की बजाय उसने हर पन्ना पढ़ना शुरू किया। वहां उसे पता चला रानी हेमिको को यामताए नाम के एक रहस्यमयी द्वीप पर कैद किया गया था। वो द्वीप जहां जाना मौत को बुलाने जैसा था। लारा अब अपने पिता की आखिरी बातों को जोड़ते हुए एक सच के करीब पहुंच रही थी। उसे पता चला कि रिचर्ड यामताए नाम के उस रहस्यमयी द्वीप की ओर जा रहा था और जिस जहाज के कप्तान ने उसे वहां ले जाने का वादा किया था उसका नाम था लू रेन। लेकिन एक मुश्किल थी, लारा ने अब तक डेथ पेपर्स साइन नहीं किए थे, इसलिए उसे अपने पिता की कोई विरासत, कोई पैसा नहीं मिला था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ का दिया हुआ जेड नेकलेस बेच दिया और जो थोड़े बहुत पैसे मिले उन्हीं से वो निकल पड़ी हांगकांग की ओर। हांगकांग एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। यहाँ लारा अपने पिता के पुराने रिकॉर्ड्स के सहारे उस जहाज के कप्तान लू रेन को ढूंढ रही थी। लेकिन तभी कुछ स्थानीय लड़के मदद के बहाने उसके पास आए और मौका देखकर उसका बैग छीनकर भाग गए। लारा ने बिना वक्त गंवाए उनका पीछा किया। वो भीड़ भरे बाजार और बोट्स के ऊपर कूदते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगी। लड़के एक चलती हुई नाव पर चढ़ गए, लेकिन लारा ने हार नहीं मानी। वो डॉक के ऊपर से दौड़ती हुई बाजार के रास्ते काटते हुए सीधी बोट तक पहुंच गई। जैसे ही उनमें से एक लड़का बोट से नीचे उतरा, लारा ने झपट कर उसे पकड़ लिया। वही लड़का जिसके पास उसका बैग था। लड़के ने चाकू निकाल लिया, लेकिन लारा ने फुर्ती से खुद को बचाते हुए एक हुक पर झूलकर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। और तभी उसकी नजर पड़ी समुद्र के बीचों बीच खड़ा एक पुराना जहाज जिसके किनारे पर लिखा था दी एंड्योरेंस। वही जहाज जिसे लारा इतने दिनों से ढूंढ रही थी। लेकिन लारा का पीछा कर रहे लड़के अब भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी हवा में एक तेज गोली गूंजी और सब लड़के डर के मारे पीछे हट गए। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि कैप्टन लू रेन था। लू ने लड़कों को भगा दिया और लारा से कहा, यहाँ से निकलो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन लू की हालत देखकर लारा समझ गई कि उसने काफी पी रखी थी। वो लड़खड़ाते हुए जहाज से पानी में गिर पड़ा। लारा तुरंत नीचे कूदी, उस पर पानी फेंककर उसे होश में लाने की कोशिश की और फिर अपने पिता का लेटर निकाल
डालकर पूछा, क्या तुम रिचर्ड क्रॉफ्ट को जानते हो? लू ने आधी बंद आंखों से जवाब दिया, रिचर्ड क्रॉफ्ट, वो नाम सुना है। मेरे पिता ने कभी उस आदमी से बात की थी शायद, लेकिन अजीब बात है, मेरा पिता भी उसी ट्रिप पर गुम हो गया था। यह सुनकर लारा सन्न रह गई। मतलब उनके दोनों पिता एक ही सफर पर गए थे, यामाटाई की उस अभिशप्त भूमि की ओर। लारा ने अपने पिता की डायरी निकाली जिसमें कुछ रहस्यमयी कोड्स और निशान बने हुए थे। लू ने ध्यान से उन्हें देखा और कहा, ये कोई नंबर नहीं, ये तो घड़ी की सुइयां लगती हैं। लारा ने तुरंत समझ लिया। उसने नक्शे पर सुइयों के एंगल लगाए और कुछ ही देर में पता लगा लिया कि यामाटाई का द्वीप आखिर समुद्र के किस हिस्से में छिपा है। लू ने देखते ही कह दिया कि आइलैंड बहुत ही खतरनाक जगह पर है, वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। उसने कहा, मुझे तो अपने बाप से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ देर बाद जब उसने अपने पिता के साथ अपनी बचपन की एक फोटो देखी तो उसका दिल पिघल गया। लारा ने उसकी हालत देखकर कहा, कल रात तुम जुए में पैसे हार रहे थे, है ना? लू हैरान रह गया। लारा ने फिर मुस्कुराते हुए उसे एक डील दी, अगर तुम मुझे उस आइलैंड तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगी। पैसों का नाम सुनते ही लू मान गया और दोनों ने मिलकर यामटाई आइलैंड की ओर अपनी खतरनाक यात्रा शुरू की। समुद्र की लहरों पर जहाज डोलता हुआ आगे बढ़ रहा था। लारा अपने पिता की डायरी के पन्ने पलटते हुए बैठी थी। तभी उसे उनके सामान में एक पुराना एशियन पजल मिला। उसे समझ आया कि रिचर्ड ने लिखा था, हिमिको को एक बंद दरवाजे के पीछे कैद किया गया था और मैंने उस दरवाजे को खोलने का तरीका ढूंढ लिया है। लारा को एहसास हुआ कि उस आइलैंड पर हिमिको की जगह तक पहुंचना आसान नहीं होगा। वहां उन्हें कई मुश्किलों और जालों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन खतरा सिर्फ वहां तक पहुंचने का नहीं था, क्योंकि रिचर्ड के मिशन पर एक रहस्यमयी संगठन नजर रख रहा था। उनका नाम था ऑर्डर ऑफ ट्रिनिटी, एक ऐसा ग्रुप जो जादुई शक्तियों के जरिए इंसानों पर राज करना चाहता था। रिचर्ड को डर था कि अगर हिमिको की ताकत इन लोगों के हाथ लग गई तो दुनिया तबाही में डूब जाएगी। रात का अंधेरा गहराने लगा था। लारा अपनी बर्थ पर सोई हुई थी कि अचानक उसकी आंख खुली। बाहर समंदर में तूफान उफान पर था। बिजली चमक रही थी, लहरें गरज रही थीं। लू ब्रिज पर खड़ा जहाज को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवाएं इतनी तेज थीं कि जहाज हिलकर रह गया। लारा दौड़कर ब्रिज पर पहुंची और देखा कि वो लोग यामाटाई आइलैंड के बेहद करीब आ चुके हैं, लेकिन अब विशाल लहरें जहाज को बार बार पीछे धकेल रही थीं। लू ने चिल्लाते हुए कहा, लारा, जहाज खाली करो, अभी तुरंत। लारा भागकर अपने केबिन में पहुंची। उसने अपने पिता की डायरी उठाई, लेकिन वही पुराना पजल पीछे रह गया। तभी जहाज की एक बड़ी लहर से टक्कर हो गई और जहाज का पिछला हिस्सा चट्टान से जा टकराया। सब कुछ टूटने की आवाजों में बदल गया। लारा डेक से फिसलकर सीधा समंदर में गिर गई। तूफान ने लू और लारा दोनों को अलग अलग दिशाओं में बहा दिया। लारा किसी तरह किनारे तक पहुंच गई, थकी टूटी भीगी हुई। उसने इधर उधर देखा, चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है, इस आइलैंड पर और भी लोग हैं। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही किसी ने पीछे से उसके सिर पर वार किया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगले दिन जब लारा की आंख खुली तो उसने खुद को एक अजनबी टेंट के अंदर पाया। उसके सामने बैठा था एक अजनबी आदमी, मैथियस वोगेल। वो शांत आवाज में बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम्हारी ही उम्र की एक बेटी है, मेरी भी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इस आइलैंड से तब तक नहीं जा सकता जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। लारा ने अपना बैग चेक किया, वो खाली था। मैथियस ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जिस चीज की तुम्हें तलाश थी वो अब मेरे पास है, तुम्हारे बाप की डायरी, और अब मुझे वो सब मिल गया है जिसकी मुझे जरूरत थी। लारा ने कांपती आवाज में पूछा, मेरे पिता कहाँ हैं? मैथियस की आंखों में एक ठंडापन उतर आया। हमने उन्हें पकड़ा था, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, तो हमें उन्हें मारना पड़ा। ये सुनते ही लारा जैसे पत्थर बन गई। आंखों से आंसू निकले, पर वो चुप रही, क्योंकि उसके दिल में अब सिर्फ बदले की आग जल रही थी। बाहर जब उसे बांध कर ले जाया जा रहा था, उसने देखा कुछ लोग पहाड़ के नीचे डायनामाइट से विस्फोट कर रहे थे। चट्टानें टूट रही थीं और मजदूरों को जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। इन्हीं में से एक चेहरा लारा को पहचान में आया। लू रेन, वो भी कैद था और इन गुंडों के लिए काम करने पर मजबूर। थोड़ी देर बाद मैथियस ने आदेश दिया, सब लोग यहाँ से चलो, हमें अब अगले पॉइंट पर जाना है। रास्ते में लू ने लारा से धीरे से कहा, यहाँ काम करने वाले ज्यादातर लोग या तो मछुआरे हैं जिनके जहाज डूब गए, या फिर बेचारे वो लोग जो इन स्मगलर्स के जाल में फंस गए। लारा की आंखों में आंसू थे। मैथियस ने मेरे पिता को मार दिया। लू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे भी अभी पता चला, इन लोगों ने मेरे पिता को भी खत्म कर दिया। लारा ने धीरे से कहा, माफ करना लू, मैंने तुम्हें इस खतरनाक जगह पर लाकर सब कुछ खो दिया। लू ने उसकी तरफ देखा, अभी कुछ नहीं खोया लारा, अगर हम जिंदा हैं तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ। रिचर्ड की डायरी से मैथियस को आखिरकार हिमिको के डूम का रास्ता मिल गया था। उसने सबको आदेश दिया कि इस एंट्रेंस के रास्ते को साफ किया जाए। लारा, लू और बाकी मजदूर उस रास्ते को साफ करने में लग गए। तभी एक बूढ़ा मजदूर थककर जमीन पर गिर पड़ा। गार्ड ने गुस्से में उसकी तरफ बंदूक तान दी। उठ और काम कर,
वरना गोली मार दूंगा। लारा और लू ने तुरंत उस बूढ़े की साइड ले ली। तभी पीछे से मैथियस आया। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने बिना कुछ सोचे बूढ़े के सीने में गोली दाग दी। वो सब कुछ वहीं जम गए, लेकिन लू ने झट से एक कसी उठाई और गार्ड पर फेंक दी ताकि लारा को भागने का मौका मिल सके। लारा तुरंत वहां से भागी। पीछे से गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक गार्ड ने लारा पर बंदूक तान ली थी, लेकिन लू ने आगे बढ़कर उसे गिरा दिया। अपनी जान दांव पर लगाकर उसने लारा को बचा लिया। लू ने भी उसके पीछे भागने की कोशिश की, मगर मैथियस ने पीछे से गोली चला दी, जो जाकर उसकी बाजू में लगी। लारा पहाड़ी की तरफ भागती रही। उसकी सांसें तेज थीं। उसने एक गिरे हुए पेड़ पर चढ़कर घाटी पार करने की कोशिश की, लेकिन लगातार चलती गोलियों की आवाज से उसका ध्यान भटका और वो नीचे नदी में गिर पड़ी। तेज बहाव उसे बहा ले गया, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर ऊपर आने की कोशिश की। तभी उसे सामने एक क्रैश हो चुका हवाई जहाज दिखाई दिया। उसने उसका विंग पकड़ लिया और किसी तरह ऊपर चढ़ गई, लेकिन पुराना जहाज उसका वजन झेल नहीं पाया। वो चरमराने लगा। लारा तेजी से जहाज के अगले हिस्से की ओर भागी। तभी पीछे का विंग टूटकर नीचे गिर गया। लारा ने छलांग लगाई और मुश्किल से जहाज के अंदरूनी हिस्से में पहुंची, लेकिन अब पूरा जहाज हिलने लगा था। दो पहाड़ियों के बीच अटका जहाज आखिरकार टूटने लगा। आखिरी मौके पर लारा को एक पुराना पैराशूट मिला। उसने कूदते ही उसे खोल लिया और जंगल के बीचों बीच जा गिरी। गिरने के दौरान एक नुकीली लकड़ी उसकी पेट में घुस गई। दर्द से चिल्लाती हुई लारा ने वो लकड़ी बाहर निकाली। खून बह रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थकी हुई और घायल लारा पास की एक गुफा में जा छिपी। रात गहरी थी। बारिश की बूंदें गुफा के मुहाने पर गिर रही थी। तभी उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। वह धीरे से बाहर निकली और अचानक मैथियस के आदमियों में से एक, रॉकेट, ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया। लारा ने खुद को छुड़ाने के लिए उसकी बाजू पर जोर से काट लिया। वो दर्द से चिल्लाया, लेकिन फिर उसने लारा को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। उसने उसके गले पर हाथ रखकर दम घोंटने की कोशिश की। लारा ने पूरी ताकत जुटाई, एक पत्थर उठाया और उसके सिर पर दे मारा। वो लड़खड़ाया, मगर गिरा नहीं। लारा ने फिर वार किया और इस बार उसे नीचे गिरा दिया। गुस्से और डर के बीच लारा ने उसका चेहरा कीचड़ में दबा दिया। रॉकेट तड़पता रहा और फिर कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। लारा वहीं बैठी थी, सांसें टूटी फूटी, हाथ कांपते हुए, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक आग थी, जिंदा रहने की आग। लारा अभी भी अपने हाथों पर लगे रक्त को सोचते हुए हिल रही थी कि तभी अंधेरे में किसी शख्स की परछाई पर उसकी नजर पड़ी। बिना देर किए उसने उसका पीछा किया और पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही ठंडा झटका लगा। वो कोई और नहीं, उसके पिता रिचर्ड थे। रिचर्ड उसे देखकर सन्न रह गया, पर लारा की आंखों में सच्चाई देखकर उसकी कठोर मुस्कान टूट गई। उसने धीरे से लारा के जख्म पर पट्टी बांधी और फुसफुसाया, अब तुम यहाँ नहीं रुकोगी, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुबह हुई तो पूरे शिविर में हलचल थी। वर्कर्स ने हेमिको के टूम्ब का रास्ता साफ कर दिया। रिचर्ड ने लारा से पूछा, मेरी सारी रिसर्च जला दी क्या? लारा ने ठंडे लहजे में कहा, नहीं। ये सुनते ही रिचर्ड के हाथ कांप उठे, क्योंकि अगर डायरी अब मैथियस के पास है तो खतरा सिर पर था। रिचर्ड की आवाज में अब डर नहीं, गंभीर चेतावनी थी। अगर हेमिको की कब्र खुली तो ये दुनिया लौट कर पहले जैसी न रहेगी। लारा ने ठान लिया, सीधा टकराव नहीं, चाल चलकर ही जीतना है। उसने पास रखे तीर कमान उठाए और चुपके से मैथियस के कैंप की ओर बढ़ी। टेंट की छायाओं में घुसते ही दिल तेज धड़कने लगा। थोड़ी दूर बैठे लोग किसी काम में मशगूल थे। तभी उसका फोन, मैथियस का सैटेलाइट, अपनी जगह पर चमक उठा। लारा ने सांस रोकी और पलकें झापटी। जैसे ही मैथियस टेंट से बाहर निकला, वह झपट्टे से अंदर घुसी और फोन छीन लिया। हाथ कांप रहे थे, पर जीने की आग और तेज थी। बाहर निकलते ही उसने देखा, लू मैदान में लड़ते हुए खड़ा है। उसने वही गार्ड नीचे गिरा दिया जो वर्कर्स पर नजर रखता था। लू ने बिना देर किए सबको इकट्ठा किया। हथियार उठाओ, अब मौके का फायदा उठाना है। वर्कर्स उठ खड़े हुए। आशा की एक किरण सी लौ जली। लारा ने सैटेलाइट ऑन किया, मैसेज भेजने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी कि रिचर्ड टूम्ब की तरफ खिसक रहा है। मैथियस की निगाहें अचानक रिचर्ड पर टिक गईं। उसने झट से आदेश दिए और रिचर्ड को घेर लिया। लारा का दिल छलक पड़ा। वो भागी, पर देर हो चुकी थी। मैथियस ने क्रूर चेहरे से कहा, बस ये काम निपटा लूं, फिर घर जाऊंगा। रिचर्ड ने ठंडी हंसी में जवाब दिया, तुम्हारा घर तब तक रहेगा नहीं जब तक वो दरवाजा खुला रहेगा। मैथियस का रुख कठोर हो गया। उसने रिचर्ड को बांधा और टॉर्चर की शुरुआत कर दी। लारा ने दूर से देखा, उसकी सांस तेज, लेकिन सैटेलाइट फोन अब उसके हाथ में था। एक छोटी सी चाल, सही वक्त पर भेजा गया एक सिग्नल, और अब लड़ाई सिर्फ बंदूक की नहीं, चतुराई की भी थी। मैथियस अब बुरी तरह बेकाबू हो चुका था। उसे लग रहा था कि रिचर्ड कभी सच नहीं बोलेगा। गुस्से में उसने अपने गार्ड को इशारा किया, गोली मार दो, लेकिन जैसे ही गार्ड ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, ठाक, लारा का तीर उसके सीने में जा धंसा। एक पल में सब थम गया। अब लारा का निशाना सीधा मैथियस पर था। मैथियस ने भी रिचर्ड की तरफ बंदूक तान दी। दोनों के बीच एक जानलेवा सन्नाटा छा गया। मैथियस ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तू सच में अपने बाप को बचाना चाहती है तो ये टूम्ब खोल दे। लारा जानती थी ये गलती भी हो सकती है, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया तो रिचर्ड मर जाएगा।
उसके चेहरे पर डर और हिम्मत दोनों की लकीरें थीं। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, मुझे पता है इसे कैसे खोलना है। लारा ने दरवाजे पर लगे प्राचीन पहियों को घुमाना शुरू किया। ठक ठक ठक, हर घुमाव के साथ दीवारें गूंजने लगीं और फिर एक धमाके के साथ विशाल पत्थर का दरवाजा नीचे गिर गया। भीतर अंधेरा, ठंडी हवा और एक अजीब सी गंध। रिचर्ड ने फुसफुसाया, ये हवा नहीं, हिमिको की सांसें हैं। मैथियस हंस पड़ा, एक इंसान की सांस इतनी खतरनाक नहीं हो सकती। लारा ने आगे कदम बढ़ाया पर तभी क्लिक, उसने गलती से ट्रिगर दबा दिया। नीचे से भाले निकले और एक गार्ड को आर पार कर गए। सब घबरा गए, दीवारों पर साएं हिलने लगे। फिर वो सब आगे बढ़े और एक खाई तक पहुंचे। नीचे सैकड़ों कंकाल बिखरे पड़े थे। मौत की गंध हवा में फैल रही थी। एक तंग पुल पार करते हुए उन्होंने अगला रास्ता चुना, लेकिन तभी एक और गार्ड का पैर ट्रिगर पर पड़ा। धड़ाम, भारी गोल दरवाजे बंद हो गए। चारों तरफ सन्नाटा और फिर जमीन हिलने लगी। दरारें चौड़ी होती जा रही थीं और अब सबके पैरों के नीचे की जमीन टूटने लगी थी। लारा ने देखा, दूसरी तरफ एक गार्ड रुककर उल्टा झांक रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो दीवारों पर लगे व्हील्स को घुमाने लगा जैसे किसी प्राचीन तंत्र का लीवर। लारा ने तुरंत चाबी की तरह वही व्हील्स पकड़ लिए और घुमानी शुरू कर दी। पर तभी जहां वह खड़ी थी, फर्श धड़ाम से टूट गया। हवा में झूलती हुई वह दरवाजे से लटकी रह गई। हाथ पसीने से फिसल रहे थे, मगर टूटने वाली जमीन पर उतरने का वक्त नहीं था। लारा ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर पहियों को घुमाया। अचानक उसके दिमाग में वही पहेली गुजरी, येलो प्लस रेड हार्ट हरा। उसने रंगों को जोड़ते हुए व्हील को सही क्रम में घुमाया। एक हल्की सी हरियाली रोशनी फैलते ही लोहे का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के खुलते ही सर्द हवा में सड़न की दुर्गंध और कहीं से उठती धीमी सी फुसफुसाहट घुल गई। सामने टूटे फूटे कब्रें थीं, हिमिको की दासियों की कब्रें। जी हाँ, समर्पण की परछाइयां अभी भी टिमटिमा रही थीं। लारा के होंठों पर रिचर्ड की डायरी की वो पंक्तियां तैर आईं। क्या यह श्राप वाकई सच था? वे कब्रों के बीच पहुंचे। रिचर्ड ने मैथियस को विराम देने की विनती की। इसे मत खोलो, ये जहर भरा है। पर मैथियस के चेहरे पर पागलपन था। उसने आदेश दिया और गार्ड्स ने ताबूत खोला। अंदर से टूटी सड़ी हुई देह निकली। पर तभी अचानक जैसे सांसों का एक ठिकाना बदल गया हो, हिमिको की आंखें झपकी। पहले तो सब सिर्फ सदमा में खड़े रहे, फिर हिमिको का शरीर सूखता, सिकुड़ता और रेंगता सा हुआ। उसका रूप बदलने लगा। लारा के मन में पहेली की पंक्तियां गूंजी, जिंदगी वापस पाने के लिए उसे मरना होगा और जो भी हाथ लगाता है उसकी मौत। लारा ने चीखते हुए गार्ड्स को रोकने की कोशिश की, पर उनका हाथ हिमिको पर पहुंचा ही था। और तभी हिमिको उठ खड़ी हुई। हवा थम गई, सन्नाटा गर्भित हो गया। वहां सिर्फ एक नामुमकिन भयानक खामोशी रह गई, जो बताती थी कि अभी अभी कुछ टूट चुका था और अब दुनिया के लिए मौत की घड़ी खूब करीब खड़ी थी। मैथियस को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा ये सब किसी किस्म का ड्रामा है, कोई चाल जिससे उन्हें डराया जा सके। लेकिन तभी वह गार्ड जिसने सबसे पहले हिमिको की बॉडी को छुआ था, दर्द से चीख उठा। उसके हाथ काले पड़ने लगे, नसें फूलने लगीं और उसका मांस गलने लगा, मानो कोई जहरीला जंतु उसकी नसों में दौड़ गया हो। अब सबको समझ आ गया, हिमिको के शरीर में कोई भयानक वायरस था और इसी वायरस को दुनिया से छुपाने के लिए उसने खुद को इस कब्र में कैद किया था। देखते ही देखते उस गार्ड का पूरा शरीर सड़ गया। डर और दर्द से पागल होकर उसने गोलियां चला दी। उसकी गोली दूसरे गार्ड को लगी जिसने बॉडी को पकड़ा हुआ था और वह वहीं गिर पड़ा। अगले ही पल मैथियस ने बिना झिझके उस पहले गार्ड को भी गोली मार दी। इस भयावह नजारे के बावजूद मैथियस का लालच कम नहीं हुआ। उसने कांपते हुए हाथों से हिमिको की एक उंगली काटी। बस यही सबूत मेरे बॉस को काफी होगा, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने ये किया, लारा ने कुल्हाड़ी उठा ली और आखिरी बचे गार्ड पर झपट पड़ी। एक झटके में उसने उसे गिरा दिया। वहीं रिचर्ड ने पास पड़ी बंदूक उठाई और मैथियस की टांग में गोली दाग दी। लारा बाहर की ओर भाग रही थी और उसके पीछे घायल गार्ड पीछा कर रहा था। इसी बीच मैथियस ने जमीन पर पड़े रिचर्ड को कहा, तुम्हें घर जाना चाहिए। लेकिन रिचर्ड की आंखों में सख्ती थी। जब तक हिमिको की उंगली इस द्वीप पर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये वायरस बाहर गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मैथियस ने गुस्से में फिर गोलियां चलाईं, पर अब उसकी गन खाली हो चुकी थी। तभी पीछे से एक भयानक आवाज आई। वो गार्ड जो मर चुका था फिर से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा आधा सड़ा आधा जिंदा था। उसने झपट कर रिचर्ड पर हमला कर दिया। रिचर्ड ने जान की बाजी लगाकर उसे गोली मारी, पर बहुत देर हो चुकी थी। उस गार्ड ने उसे छू लिया था। रिचर्ड की सांसें भारी होने लगीं और अब वो जान चुका था कि वायरस उसके अंदर भी फैल चुका है। रिचर्ड ने जल्दी से अपने जख्म पर पट्टी बांधी ताकि वायरस उसके शरीर में धीरे धीरे फैले। उधर लारा दासियों की एक कब्र में छिप गई,
लेकिन अचानक उसका पैर एक हड्डी पर पड़ा। चर्रर आवाज से गार्ड सतर्क हो गया और उसे ढूंढने लगा। दोनों का वजन पड़ते ही कब्र की जमीन टूट गई और वो नीचे अंधेरे में जा गिरे। गिरते ही लारा की नजर पास के एक ट्रिगर पर पड़ी। वो तुरंत उस पर चढ़ गई और अगले ही पल ऊपर से पैनी लकड़ियों की बौछार बरस पड़ी। उनमें से एक गार्ड के आर पार हो गई और वो वहीं खत्म हो गया। लारा भागती हुई वापस हिमिको के टूम के पास पहुंची, लेकिन रिचर्ड ने उसे दूर रहने को कहा। अब उसके अंदर भी वायरस था। उसने लारा से कहा कि वो मैथियस को रोक ले जब तक वो टूम को जला देगा। लारा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो किसी भी हाल में अपने पिता को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैंने अपनी बेटी को फिर से देख लिया। लारा ने रोते हुए हथियार उठाया और अपने पिता को आखिरी बार अलविदा कहा। मैथियस अब हड्डियों की खाई को पार कर रहा था। तभी लारा उछलकर सीढ़ी के दूसरी ओर उतरी और रास्ता रोक लिया। उसने एक जोरदार लात मारी और मैथियस नीचे जा गिरा, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। मैथियस ने लारा की गर्दन पकड़ ली, पर लारा ने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। वो जानती थी अगर मैथियस बच गया तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने सीढ़ी को ही गिरा दिया। अब मैथियस ने कुल्हाड़ी उठाई और वार किया। लारा जमीन पर गिरी, उसकी सांसें तेज थीं। तभी दूर रिचर्ड ने हिमिको के टूम में बम विस्फोट कर दिया। धमाके की आवाज से मैथियस का ध्यान भटका और उसी पर लारा ने उसे लात मारकर नीचे गिराया। फिर हिमिको की उंगली वाला बैग उसके मुंह में ठूंस दिया। कुछ ही सेकंड में मैथियस के शरीर में वायरस फैल गया और लारा ने उसे खाई में धक्का दे दिया। पूरा टूम हिलने लगा, पत्थर गिर रहे थे, फर्श टूट रहा था। लारा ने दीवार पर चढ़ते हुए ऊपर निकलने की कोशिश की। बाहर लू ने उसे देखा और सहारा देकर किसी तरह उसे बाहर खींच लिया। दोनों ने ट्रिनिटी के हेलीकॉप्टर देखे और पायलट्स को बंदूक की नोक पर वहां से उड़ने को कहा। लंदन लौटकर लारा ने उन पेपर्स पर साइन कर दिए जिनसे ये साफ हो गया कि रिचर्ड अब नहीं रहे और उनकी कंपनी की नई मालिक लारा क्रॉफ्ट होगी। आना ने मुस्कुराते हुए कहा, अब पूरा बिजनेस तुम्हारा है। लेकिन लारा ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। आखिर में लारा ने वो नेकलेस वापस खरीदा जो कभी उसे बेचना पड़ा था। उसे हाथों में थामकर उसने अपने माता पिता को याद किया। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।